हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी को जय हिंद, जय भारत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो PGT कॉमर्स मैनेजमेंट या UGC नेट या सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए तो अभी सब्जेक्टिव भी पेपर कर दिया है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से हम कहीं से भी शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के और आंसर कर सकते हैं, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ सब्जेक्टिव यू शुड थोरो नॉलेज। ठीक, सो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम्स कैसे किया जा सकता है, उनसे बाहर कैसे आ जा सकता है। ठीक, और क्या क्या इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव एंड इन सब्जेक्टिव। मीन्स ट्राई करेंगे सेशन को कंप्लीट, एक ही सेशन में कंप्लीट टॉपिक को कवर करने की। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपको इसका मीनिंग, रफ मीनिंग पता होना चाहिए, आइडिया पता होना चाहिए पहले डेफिनेशन से पहले। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, मीन्स क्रॉस बॉर्डर जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब होता है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करता है तो उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है। उसके रिटर्न में उसको क्या है, रिसिप्ट्स जो होते हैं उसके पास आते हैं, उसके पास उसके अमाउंट का, उसी सेम वैल्यू का उसको या तो करेंसी मिलेगी या तो गोल्ड मिलेगा। मीन्स उसको रिटर्न में उसको उस अमाउंट का कुछ मिलेगा। ठीक, दूसरा, जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो जो गुड्स या सर्विसेज हमने इंपोर्ट किया उसके रिटर्न में अपने को क्या, दूसरे कंट्री को सेम अमाउंट की करेंसी, गोल्ड मीन्स कुछ भी देना होगा। मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज होता है जब हम क्रॉस बॉर्डर सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, आप बोल सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। ठीक, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें रिसिप्ट्स मिलते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके रिटर्न में हमारे को पेमेंट करना होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ठीक, सो डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मेड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स। से इंडिया का कोई इन्वेस्टर है, वो US के इन्वेस्टर को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है इस पेन का, इस मार्कर का। जब एक्सपोर्ट करता है तो उसके रिटर्न में उसको क्या, रिसिप्ट्स मिलेंगी। तो उनका ट्रांजैक्शन, उन रिसिप्ट्स का ट्रांजैक्शन, और जब वो इंपोर्ट करता है किसी अदर कंट्री से फ्रॉम रसिया, ऑयल का वो इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे इन रिटर्न उसको क्या है, पेमेंट करना होगा। सो ये इसकी डेफिनेशन थी। अभी करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि BOP टेल्स अस अबाउट कंट्रीज सरप्लस। सरप्लस कब होता है, देखो सरप्लस आपने टर्म पढ़ा होगा, वो एक होता है डिफिसिट। सरप्लस मीन्स आपको कुछ फायदा हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, आपके पास वो कोई भी चीज़ जिसका सरप्लस है वो ज़्यादा है। डिफिसिट मीन्स आप घाटे में, वो चीज़ आपके कम है, आपके पास कम क्वांटिटी में है। सो जब सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है। से इंडियन इन्वेस्टर मिस्टर ए है, उसने एक्सपोर्ट किया, मिस्टर ए ने एक्सपोर्ट इसने किसने किया, एक्सपोर्ट किया 100 मिलियंस का, और उसने इंपोर्ट किया, से इंपोर्ट उसने किया 80 मिलियंस का। सो इनका जो बैलेंस है कितना, 20, ये क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा।
इनका जो बैलेंस है 20 वो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। और डिफिसिट कब बोलेंगे, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, उसको बोलेंगे हम डिफिसिट, मीन्स घाटे में। अच्छा, जब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब इम्बैलेंस होता है, आप बोल सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। जब ये इम्बैलेंस होता है, जब एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट होगा तो वो क्या होगा, बीओपी इन इक्विलिब्रियम। बीओपी इन इक्विलिब्रियम मीन्स बीओपी इक्वल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना एक्सपोर्ट किया उतना इंपोर्ट किया, मीन्स बैलेंस है वो इक्वल है। और जब वो ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। आगे इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। डिसइक्विलिब्रियम मीन्स या तो यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा तो वो सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम है, यदि एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट है तो वो क्या, डिफिसिट डिसइक्विलिब्रियम है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है लिस्टिंग रिसिप्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, रिसिप्ट अपने को मिलता है, उसको क्या बोलेंगे आप, इनफ्लो बोलेंगे। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आप गुड्स सप्लाई करें, उसके रिटर्न में आपको पेमेंट मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, आपके लिए इनफ्लो हो रहा है, ठीक। एंड पेमेंट आउटफ्लो, जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में आपको पेमेंट करना होगा, यू हैव टू पेमेंट। और ये क्या होगा, कंट्री के लिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा। कंट्री के बाहर जब पैसा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लो बोलते हैं, ठीक। एंड थर्ड वन इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री। आपने पढ़ा होगा जैसे कैश बुक है, जो हमारी सब्सिडरी बुक हैं उसमें एक कैश बुक है, सेल्स बुक, परचेज बुक। तो कैश बुक के अंदर क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। जैसे रिसिप्ट किस में होता है, क्रेडिट साइड, और जो हमारी पेमेंट है, एक्सपेंडिचर, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। वही सेम यहाँ पे है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग वेयर क्रेडिट साइड शोज रिसिप्ट्स। क्रेडिट साइड क्या होगा, रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमने एक्सपोर्ट किया उसके रिटर्न में अपने को रिसिप्ट मिला, वो रिसिप्ट्स क्या, फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन से वो जो अपने को रिसिप्ट मिला उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, वो इंडियन करेंसी में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन बोथ द अंडरस्टैंडिंग्स, बोथ द एग्रीमेंट, ठीक। एंड डेबिट साइड शोज पेमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या अपने को पेमेंट करना होगा, तो वो क्या अपने लिए एक एक्सपेंडिचर है। फॉरेन एक्सचेंज टू अ फॉरेन रेजिडेंट्स फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए जो एक फॉरेन रेजिडेंट को जो हम पेमेंट करते हैं उसको कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड। इसके बाद बीओपी मेड ऑफ 3 अकाउंट्स। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत सारी बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि बीओपी में 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बट इन लेटेस्ट सिनेरियो कैपिटल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 अकाउंट्स, फाइनेंशियल एंड अनदर वन इज कैपिटल, सेम। सो बीओपी में कितने 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इनकी डिटेल में अभी आगे बात करेंगे, ब्रीफ में बता देता हूँ। करंट अकाउंट क्या होता है, जिन अकाउंट के अंदर हम रियल ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ उनका जो ट्रांजैक्शन करते हैं, रिसिप्ट्स का करेंगे क्रेडिट साइड, और पेमेंट्स का या एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं उनका करेंगे डेबिट साइड, वो आते हैं करंट अकाउंट में। उसके बाद फाइनेंशियल के अंदर क्या आते हैं, जब एक इन्वेस्टर्स का फॉरेन एसेट्स में जो इंक्रीज और डिक्रीज को ये मेजर करता है। फाइनेंशियल अकाउंट क्या मेजर करता है, एक कंट्रीज के रेजिडेंट का फॉरेन एसेट्स में उसका इंक्रीज और डिक्रीज को मेजर करता है। और कैपिटल अकाउंट क्या, लॉन्ग टर्म जितने भी ट्रांसफर होते हैं, लाइक आप फिक्स्ड एसेट्स में बोल सकते हैं, आप एफडीआई में बोल सकते हैं, वो क्या आता है कैपिटल अकाउंट में। और फाइनेंशियल और कैपिटल काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है, फाइनेंशियल में हम फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई कम्स इन फाइनेंशियल अकाउंट, एफडीआई कम्स इन कैपिटल अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम एफपीआई लाइक गोल्ड, बॉन्ड्स, इक्विटी, शेयर्स, ये सब किस में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक।
सो जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड को प्रिपेयर करूं, आई वुड लाइक टू पॉज। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ये आपने काफ़ी सुना होगा कि काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। सो अब बात करते हैं जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं ओनली गुड्स का, किसका? ओनली गुड्स का। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली एंड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, जो इनका डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। सरप्लस वो जब होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा तो वो क्या होगा? डिफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अकाउंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी एंट्री होती है। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज मींस एक्सपोर्ट, एंटायर एक्सपोर्ट्स मींस गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? करंट अकाउंट में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओनली ट्रेड में क्या होता है? ओनली गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो क्या होता है? ट्रेड होता है। ठीक। सो अब इसमें क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या बोला? गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। सो ट्रेड क्या? ओनली गुड्स से रिलेटेड है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट अर्निंग्स ऑन इनविजिबल, इनविजिबल मींस सर्विसेज। बेसिकली ये क्या है? करंट अकाउंट है गुड्स प्लस सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट और ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रेड है, जो बैलेंस आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। दोबारा रिपीट करता हूं, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या है? बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। सर्विसेज को आप एग्जाम में कई बार इनविजिबल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा फॉर्मूले के अंदर, इसलिए इनविजिबल यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, उसको अल्टीमेटली आप सर्विसेज बोल सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। बीओपी में मिस बैलेंस कब होता है? डिसइक्विलिब्रियम मीन्स वो इक्वल कब नहीं होती है। ठीक। या तो सरप्लस होगा तब, या तो डिफिसिट होगा तब। सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा। और डिफिसिट कब होगा? जब एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट। ठीक। अभी ये सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम के दो रीजन हो सकते हैं, बीओपी सरप्लस एंड बीओपी डिफिसिट। सरप्लस एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट से ज़्यादा होगा, और डिफिसिट जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होगा। अंडरस्टूड। उसके बाद इट हैज़ मेनली 4 टाइप्स। जो डिसइक्विलिब्रियम है वो मेनली बेसिकली 4 रीजन से होता है, उसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? जब अच्छे दिन चल रहे हों या बुरे दिन चल रहे हों। जब अच्छे दिन किसी के चल रहे होंगे, किसी प्रोडक्ट के या किसी इन्वेस्टर के या किसी कंट्री के, तो उसके प्रोडक्ट की क्या डिमांड ज़्यादा होगी, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो क्या? एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और इंपोर्ट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम। या तो डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होगा? जब किसी कंट्रीज के प्रोडक्ट की फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड क्या है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा? वो डिफिसिट डिसइक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। वो रीज़न क्या हो सकते हैं उसके? ये मैंने बता दिया आपको। ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ट्रेड साइकिल लाइक प्रोस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। चेंज इन इनकम, इससे क्या होगा? इनकम में चेंज आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ सकता है, आउटपुट या प्राइस वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर कुछ चेंज आ गया हो। अब बात करते हैं सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम किसके कारण होता है? जब फॉरेन कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उनकी हैबिट, उनकी इनकम में जब चेंज आ जाता है, यदि वो फेवर में आ गया तो क्या है? वो सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल आप बोल सकते हैं इंडिया की टी जो है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में से यूएसए में डिमांड जो है बढ़ गई। रीज़न बीइंग उनका जो टेस्ट और जो प्रेफरेंसेस हैं वो इंडिया के तरफ ज़्यादा हो गया, वो इस इंडिया की टी को ज़्यादा लाइक करने लगे। उससे क्या होगा? तो वो हमारी
जो टी है उसकी फॉरेन मार्केट में, जो यूएस की इंटरनेशनल मार्केट आप बोल सकते हैं, उसमें उसकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो अगेन फिर वो सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम। अब दूसरा एग्जांपल लें यहाँ इसका ओपोजिट। फॉर एग्जांपल चाइना की कोई गुड्स है और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में अभी वो डे बाय डे डिक्रीज होता रहा। रीज़न बीइंग, या तो उसका सब्सटीट्यूट हमें किसी अनदर कंट्री से मिल गया हो, उसका सब्सटीट्यूट जो भी एक गुड है, फॉर एन एग्जांपल ये मार्कर है, ये चाइना प्रोड्यूस करता है और इसकी कॉस्ट 10 रुपये चाइना अपने को दे रहा है, लेकिन इंडिया को यही मार्कर बेटर क्वालिटी में या तो सेम क्वालिटी में लेस देन 10 रुपीज़ मीन्स 8 रुपीज़ किसी दूसरे कंट्री से हमारे को ये मिल रहा है, तो क्या होगा, हम किसी दूसरे कंट्री की तरफ अपना रुझान बढ़ा देंगे, वहाँ से अपने इसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जो चाइना का जो मार्कर था इसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड कम होगी, वो क्या डिफिसिट डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट्स, फैशंस, इनकम, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एटसेट्रा। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर चाइना गुड्स इज डिक्रीज ड्यू टू better substitutes available in the international market. Understood? Next is आता है short term disequilibrium और long term disequilibrium। देखो short term disequilibrium उसे बोलते हैं जो कुछ समय के बाद मीन्स नियर फ्यूचर में ऑटोमेटिक जो करेक्ट हो जाएगा। आप बोल सकते हैं, मान लिया इंडिया को यूएस का कोई अमाउंट पे करना है, फॉर कोई डेट पे करना है, उसके आप बोल सकते हैं सो इन फ्यूचर ऑटोमेटिकली इंडिया शुड पे फॉर दैट अमाउंट। ठीक, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। जब हम अपनी लायबिलिटी को पे कर देंगे तो फिर अगेन वो क्या है, बीओपी जो है इक्वल आ जाएगी, जो अभी डिफिसिट में हम चल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म डिफिसिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। जब शॉर्ट टर्म जो हमें पेमेंट करनी थी यूएस को, वो हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, हम फेलियर हो रहे हैं, डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। ठीक है, उस रीज़न क्या होगा, उससे क्या होगा, फिर नेक्स्ट इन फ्यूचर में यूएस अपने को क्या लोन देना बंद कर देगा, या जो वो आइटम जो भेज रहा है उसको बंद कर देगा। वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। क्योंकि जब शॉर्ट टर्म मल्टीपल टाइम्स हम फेलियर हो रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट्स में जा रहे हैं to pay for that particular debt or particular liabilities, then it will convert into the long term disequilibrium. ठीक, short term disequilibrium, it is temporary basis, it is temporary which would be corrected automatically in near future. ठीक, अभी long term disequilibrium it is also called, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, आपके एग्जाम में आ सकता है secular, deep rooted मीन्स इसका काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट जाता है, फंडामेंटल जो बेसिक है डिसइक्विलिब्रियम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, सो अभी फॉर फर्दर स्लाइड जस्ट वेट, विल डिस्कस वन मोर। सो दोस्तों, अभी आगे हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में, इंटरनेशनल लिक्विडिटी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। अभी लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी रेशो भी आपने पढ़ा होगा, क्विक रेशो, करंट रेशो। ठीक है, तो उसमें उसको मीनिंग क्या है, जैसे नॉर्मल आप बोलते हैं कि करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स ऑब्लिक करंट लायबिलिटीज़। ठीक, सो अभी लिक्विडिटी एक एबिलिटी है किसी चीज़ को, किसी आप बोल सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को कन्वर्ट करने की, किसके अंदर, कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच अ सिक्योरिटी और एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट मार्केट प्राइस। ठीक, आपके पास कोई सिक्योरिटी है और उसका मार्केट प्राइस से $1 का मार्केट प्राइस अभी इंडियन रुपीज़ में फॉर एन एग्जांपल 80 है, अराउंड 80 है, वैसे 80 है। तो आज के दिन में, आज की डेट में यदि हम अपनी सिक्योरिटी को, कोई आपके पास एसेट्स है या कोई गुड्स है, उसको कन्वर्ट कर सकते, उसको सेल कर सकते हैं उस मार्केट में एट द 80 रुपीज़। ठीक, आपको आपके पास जो सिक्योरिटी है, जो एसेट है, जो उसको आप कैश और कैश के इक्विवेलेंट में
उस डे की मार्केट प्राइस पे यदि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स उस एसेट्स के बदले में आप उतना पैसा यदि ले सकते हैं इक्विवेलेंट टू मार्केट प्राइस, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो फॉर्म है, जैसे सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या बोलते हैं, कैश है। यदि आपके पास कैश है तो आप इजीली कहीं भी मार्केट में जाके कोई भी सामान खरीद सकते हैं, ठीक। उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड भी मोर लिक्विड में आता है। जो लेस लिक्विड है, जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप उसको बेचना चाहें तो हो सकता है आप बेच दें, लेकिन इतना इजी नहीं है कि आप उसको अभी बेचना चाहें तो अभी वो बेच सकते हैं। उसमें टाइम लगेगा, आपको प्रोसेस लगेगा, आपको एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसके बायर आएंगे, बायर के बाद उसके ऊपर वो बिड लगाएंगे, बोली लगाएंगे, उसके बाद हो सकता है वो खरीदें नहीं खरीदें, मीन्स इट विल टेक मोर टाइम। कहने का मतलब ये है कि जो करंट एसेट्स हैं वो मोर लिक्विड होते हैं इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड एसेट्स। अभी लिक्विड का आपको पता चल गया। अभी इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी आपको बता दिया कि किसी एसेट्स को या किसी सिक्योरिटी को मार्केट प्राइस पे उसको कन्वर्ट इजीली आप कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किसमें, कैश और कैश इक्विवेलेंट में। अभी इंटरनेशनल लिक्विडिटी उसमें बस जस्ट एक इंटरनेशनल वर्ड इसमें ऐड हो गया। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। किसी एक कंट्री की उसकी एबिलिटी, उसकी अक्षमता, उसकी पावर कि वो फॉरेन कंट्री से इंटरनेशनल मार्केट में आप बोल सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के। जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड या पैसा या कैश या तो IMF कोटा होगा वो ईजिली उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, और जिसके पास कैश इक्विवेलेंट गोल्ड या IMF कोटा कम होगा, भले ही उसके पास कितनी फिक्स्ड एसेट्स हों, उसकी लिक्विडिटी इन कंपैरिजन टू दैट कम होगी, ठीक। एग्जांपल, कैश, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व्स एटसेट्रा आर विद गवर्नमेंट। ये किसके पास होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, लाइक फॉर इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लस IMF कोटा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास हर एक कंट्री का, उसके जो मेंबर हैं उनका एक कोटा होता है कि वो कोटा डिपेंड्स अपॉन करता है गोल्ड्स और दैट पर्टिकुलर कंट्री की जो गोल्ड की जो पावर, जो उसकी अक्षमता है, और अदर फैक्टर्स एज वेल, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। एक्चुअली ये लिक्विडिटी किसके लिए चाहिए आपको? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डिफिसिट हुए हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको सुधारने के लिए आपको लिक्विडिटी आपका अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या है? जैसे मैंने बताया, गोल्ड रिजर्व्स। आपके पास गोल्ड कितना है, किसके पास? पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, लाइक इंडिया के पास RBI सेंट्रल बैंक, एंड विद IMF के पास आपका कितना गोल्ड है रिजर्व में। उसके बाद आता गोल्ड के बाद डॉलर रिजर्व्स ऑफ कंट्रीज अदर देन USA। क्यों लिखा मैंने ये अदर देन USA? अदर देन USA क्योंकि US की खुद की ये डोमेस्टिक करेंसी है डॉलर, US डॉलर, ठीक। उसके बाद स्टर्लिंग रिजर्व, स्टर्लिंग पाउंड्स ऑफ कंट्रीज अदर देन UK। क्यों? क्योंकि ये UK के लिए तो ये डोमेस्टिक करेंसी है, इसलिए ये फॉरेन करेंसीज को नहीं मानेंगे, फॉर UK एंड डॉलर फॉर US। और ये दोनों जो करेंसी हैं, कौन सी? डॉलर एंड स्टर्लिंग पाउंड्स, ये की कंपोनेंट्स हैं, मींस चीफ आप इनको कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, चीफ करेंसी बोल सकते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसके बाद IMF ट्रेंड्स क्या बताता है कि एक कंट्री की जो IMF के मेंबर कंट्री हैं उनकी जो पावर है, क्या पावर? ड्राइंग करने की, IMF से लोन लेने की, या IMF में हर एक कंट्री का कोटा होता है, उस कोटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 25% ईच। फर्स्ट टाइम कोई भी कंट्री यदि उसमें कोटा निकालना चाहेगा तो 25 यानी फर्स्ट ट्रेंच वो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के, विदाउट एनी उसको आपको ज़्यादा उसके एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, आप वो 25% आप इजीली वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर फर्दर नेक्स्ट 25% के लिए आपको क्या करना होगा? उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आप
you are going to draw that particular amount, means second tranche for the particular job and for a which time, for a particular period of time। ठीक, उसके बाद आता है क्रेडिट अरेंजमेंट। ये क्या था? IMF ट्रेंच विच शोज ड्रॉइंग पोटेंशियल ऑफ मेंबर कंट्री। उसके बाद क्रेडिट अरेंजमेंट एग्रीमेंट, क्रेडिट अरेंजमेंट बिटवीन द कंट्रीज सच एज स्वैप एग्रीमेंट। किन्हीं दो या दो से ज़्यादा कंट्री के अंदर जो एक एग्रीमेंट होता है कि वो एक दूसरे की करेंसी को, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल भी हो सकता है। किसी दो कंट्रीज़ का या दो से ज़्यादा कंट्री का म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है कि वो अपनी करेंसी को एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किस रेट पे वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, या वो अपनी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को किस रेट पे वो एक्सचेंज करना चाहेंगे। अभी बात आती है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की क्या प्रॉब्लम है और आप उन प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये दो टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जैसे कि पता चल रहा है क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी के बारे में बात करना, मात्रा के बारे में बात करना कि एक कंट्री के पास कितना अमाउंट में कैश है, कितने अमाउंट में गोल्ड है, कितने अमाउंट में उसके पास अदर फॉरेन रिजर्व है लाइक डॉलर एंड स्टर्लिंग पाउंड्स, और उसका कोटा इन IMF वो कितना है, वो डिपेंड अपॉन करता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जिस कंट्री का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कोटा ज़्यादा है तो उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मीन्स वो इन द इंटरनेशनल मार्केट इन हेल्दी स्टेज में वो रहेगा। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री की जो करेंसी है वो कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है। लाइक इंडियन करेंसी इज वीकर देन पाउंड एंड वीकर देन ऑल्सो फ्रॉम डॉलर बट स्ट्रोंगर देन अदर, लाइक आप बोल सकते हैं पाकिस्तान की जो करेंसी है उससे स्ट्रोंगर इंडिया की करेंसी है, बांग्लादेश की करेंसी है उससे स्ट्रोंगर देन इंडियन करेंसी है। सो ये बात करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की। अभी इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, वरी जो मेन चिंता की बात यह है कि फ्यूचर में जैसा कि इन प्रेजेंट सिनेरियो ट्रेड जो है वो ग्रोथ बहुत ही फास्ट रैपिड वे में आप बोल सकते हैं। अभी 58% की ग्रोथ थी लास्ट, यदि आप देखें तो इट मीन्स जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी ग्रोथ इन कंपैरिजन टू गोल्ड रिजर्व में ज़्यादा क्या हो रही है, रैपिडली बढ़ रही है, उसकी ज़्यादा तेज़ी से उसकी ग्रोथ हो रही है। बट यदि ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड ऐसी होती रही लेकिन रिजर्व की ग्रोथ उस वे में नहीं हुई तो क्या होगा, IMF विल नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिजर्व लाइक फॉर टू पे दैट डेट और टू पे द अमाउंट फॉर दैट ट्रेड। सो यदि हमारे रिजर्व नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो क्या इम्पैक्ट किसके ऊपर, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ट्रेड के ऊपर। ट्रेड फिर अपने को उस वे में ग्रोथ जो हम कर रहे हैं उसकी ग्रोथ जो है कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उसको पेमेंट करने के लिए अपने पास क्या है, रिजर्व सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा, अपनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, किसी एक कंट्री को क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ एस्पेक्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि इसके काफ़ी रीज़न है, कैसे किस वे में जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यदि किसी कंट्री में डिफिसिट है, इन्फ्लेशन है, तो उसको कंट्री को क्या करना होगा, उसके रेट्स इन द जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केट में या तो क्या करना पड़ेगा, अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। यदि कोई कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया और ड्यू टू इन्फ्लेशन इस प्रोडक्ट की कीमत क्या हो जाएगी, हाइक हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब इंडिया में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इसको लेना पसंद नहीं करेंगे, बाई करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसकी कीमत क्या है, ज़्यादा हो चुकी है। वो किसी दूसरे कंट्री से इस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट या RBI एक डिसीजन लेगी। वो डिसीजन ये भी हो सकता है कि करेंसी को डीवैल्यू किया जाए।
इन डिवैल्यूएशन यदि हम पार्सली डिवैल्यूएशन आप बोल सकते हैं, पार्सली डिक्रीज कर सकते हैं उसको फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम। होगा क्या, जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी मींस लाइक यूएस डॉलर, तो क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल देके समझाता हूँ। आज की डेट में जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक यूएस डॉलर एग्जांपल के तौर पे 80 रुपीज़ है। सो एक यूएस डॉलर से, और इस पेन की कीमत मान लिया 1 रुपया है, इन्फ्लेशन के टाइम इस पेन की कीमत 1 रुपया है। सो क्या होगा, एक यूएस डॉलर से 80 रुपीज़ के पेन खरीद सकते हैं, मीन्स 80 पेन जो है यूएस खरीद सकता है। इन्फ्लेशन है तब, और यदि इन्फ्लेशन की वजह से इंडियन गवर्नमेंट हमारी करेंसी की, रुपया की वैल्यू जो है वो कम कर देती है, मीन डिवैल्यू कर देती है, उसकी डाउनग्रेड कर देती है। मीन्स आप बोल सकते हैं इसकी डिवैल्यू करने से क्या हो सकता है कि 1 यूएस डॉलर, और वो डिवैल्यू कितना करेंगे, जितना इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना इम्पैक्ट इसके प्राइस के ऊपर इन्फ्लेशन का आया उससे ज़्यादा डिवैल्यू नहीं करेंगे। ठीक, तो होगा क्या, फॉर एन एग्जांपल डिवैल्यू के बाद एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 90 रुपीज़। अभी एक यूएस डॉलर से यूएस से 90 पेन खरीद सकता है, 90 पेन खरीद सकता है। तो फिर क्या होगा, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के बावजूद भी वो 90 पेन खरीद रहे हैं ड्यू टू डिवैल्यूएशन इन द इंडियन करेंसी। बट ये किसके लिए होता है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, टू बैलेंस द बीओपी। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लिक्विडिटी एंड हाउ टू ओवरकम्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो आई थिंक यू एंजॉयड द सेशन, और आपके काफ़ी डाउट जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक द सेशन, आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक द सेशन। इफ़ यू वांट मोर ऑन दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।